कोई आपके पास मैसेज आ गया कि आपका 2 घंटे बाद फ़ोन बंद हो जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल करो। जनरली आजकल स्कैम चल रहे हैं, तो आम आदमी जो है डर जाता है इससे। तो इसी तरीके से कोई वीडियो कॉल आता है अनजान नंबर से, तो डिटेक्टिव को पता होता है कि उधर से कोई लड़की या लड़का होगा जो न्यूड बैठा होगा, जो आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करेगा, जो आपके साथ स्कैम करेगा या आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करेगा। आपके पास किस किस तरह के ज़्यादातर केसेस आते हैं? पहला टाइप होता है कि पर्सनल केसेस होते हैं हमारे। पर्सनल केसेस के अंदर हमारे पास प्री मैरिज के केसेस होते हैं, पोस्ट मैरिज के केसेस होते हैं, और दूसरे तरीके के केसेस जो हैं वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड होते हैं। कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्टिगेशन आती है, किसी को अपने एम्प्लॉय पे डाउट है कि वो काम नहीं कर रहा है। बिना किसी को स्पाई कराए हुए क्या इट इज़ इजी के फ़ोन के थ्रू ही पता लगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन में है। जो डिटेक्टिव हो वो आपके फ़ोन में तो नहीं आ सकता, राइट। ठीक है, लेकिन जो आपका पार्टनर है, अगर उसने आपको कोई फ़ोन गिफ्ट किया है तो हो सकता है उसमें स्पाई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है ना, Okay. तो वो जानना चाहता हो आपके बारे में। और लॉयल्टी के बारे में बात करते हैं। क्या लड़के ज़्यादा लॉयल हैं या लड़कियां ज़्यादा लॉयल होती हैं? जब आप केसेस चेक करते हो, कंपेयर करते हो दोनों में, तो लेकिन लड़के जो हैं अब मजबूर हैं लॉयल रहने के लिए क्योंकि अगर लॉयल नहीं रहेंगे तो लड़कियां फिर उनकी बैंड बजा देंगी। लड़कियों ने लॉ को मिसयूज़ करना बहुत शुरू कर दिया है। राइट। तो मिसयूज़ करने की वजह से थोड़ा सा उसमें दिक्कत ये आती कि जो जेन्युइन विक्टिम लड़कियां हैं उनको जस्टिस नहीं मिल पाता। शादी से पहले जांच है ज़रूरी। मैट्रिमोनियल साइट्स पे जो भी उनके बारे में लिखा होता है, अब हो सकता है बहुत सारी बातें झूठ हों और हो सकता है सच्ची भी हों। बहुत सारे सर अफेयर चलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं। मेरे को सर ये जानना है कि एक पार्टनर क्या कर सकता है ताकि उसको पता चल जाए कि मेरे पार्टनर को मुझे शक है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने पार्टनर से पहले आप उसको एग्जामिन करो कि ये सिचुएशन आई क्यों है, कि किसी तीसरे को इंटर करने की ज़रूरत पड़ी या कोई तीसरा इंटर कर पाया उसमें। तो कोई ऐसा केस आपके माइंड में है जो कि सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ भाई ये केस थोड़ा टफ था? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचएस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार है क्योंकि आज जो हमारे पास आ रहे हैं वो डिटेक्टिव गुरु हैं, राहुल राय गुप्ता। आपने बहुत बार नाम सुना होगा और आज हम उनको अपने चैनल पे भी ले आए हैं। और नॉलेज की बात करोगे तो उनके पास ब्रह्मांड है। वो हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर शुरुआत हम करेंगे साइबर क्राइम से, भी उन्होंने बताया कि कब कब आपको कॉल्स उठानी है, व्हाट्सएप पे कॉल्स उठानी है, नहीं उठानी है। वो ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको कोई रिश्तेदार आपको तंग कर रहा है तो कैसे बचना है। उसके अलावा अगर आप शादी करने वाले हैं, वो एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको शक है कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है, उसके बारे में हमने बात की है। तो ये पॉडकास्ट को प्लीज जरूर देखिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए उन्हीं सभी दोस्तों को जिनको लगता है कि ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग है। चलिए लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम टू एचएस पॉडकास्ट। मैं बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप पॉडकास्ट में आए। और आज जो हम बातें करने वाले हैं, आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लोगों के लिए जो हेल्पफुल होंगी वो बातें करने वाले हैं। आपका भी धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जितना मैंने अ, अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी से, अपने देश से सीखा है, तो मैं उनको कुछ वापस करूँ। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और यही मेरा एक सोसाइटी को रिटर्न गिफ्ट होगा कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो पता चले। अ, हमारा जो समाज है वो क्राइम फ्री हो, साइबर क्राइम से बचे और अपनी रिलेशनशिप ठीक रखे। सो सर, बिफोर वी जंप ऑन टू द टॉपिक, आप प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो समझ जाएं कि पॉडकास्ट पे हम क्या बातें करने वाले हैं एक बारी। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम राहुल राय गुप्ता जी। है और लोग मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हैं। और हम जनरली देश-विदेश में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पिछले 25 साल से कर रहे हैं। मेरी कंपनी स्टार्ट हुई थी 4th सितंबर 1999 को और तब से हम काम कर रहे हैं। ओके। और एक अच्छी खासी हमारी पैन इंडिया पे टीम है जो पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। ओके। तो आज हम बात कर सकते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। क्राइम के ऊपर और साइबर क्राइम के ऊपर। ग्रेट सर, ग्रेट।
सो सर, एक हमारी दुनिया है, मतलब जहाँ पे हम सब बैठे हैं, ठीक है? मैं अपनी दुनिया से कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि सामने वाला किस इंटेंशन से बैठा है, बिल्कुल। ठीक है? वो गलत सोच रहा है, सही सोच रहा है, बट मुझे पता है एक डिटेक्टिव का माइंड पूरा अलग है, आपकी दुनिया पूरी अलग है। थोड़ा सर बताइए उस बारे में, कैसा है आपकी दुनिया में? कितना रैपिडली क्राइम या गलत चीज़ें बढ़ी हैं? और कि आपकी दुनिया से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब ये चीज़ें पहले थी, जब आपकी लाइफ शुरू हुई थी और अब कौन-सा जेंडर ज़्यादा गलत होता जा रहा है? मैं भी बात करना चाहूँगा। तो पहले तो मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक आम इंसान में और एक डिटेक्टिव में क्या फ़र्क है। प्लीज़। आम इंसान एक बहुत ही भोला-भाला इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में जदोजहद से जूझता रहता है, सुबह उठता है, काम पे जाता है, सारा दिन काम करता है, फिर घर वापस आना है, पैसा कमाना है, परिवार का ख़्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको करनी है। उसमें कुछ वो गलतियाँ करता है, कुछ बहुत अच्छे काम करता है, हुँ, ठीक है? अब वो गलतियाँ क्या करता है कि उसके पास कोई फ़ोन आता है मोबाइल पे, तो फट से उठा लेगा वो फ़ोन। कोई एसएमएस आ जाता है, तो उसका जवाब देना शुरू कर देता है। व्हाट्सएप कॉल आ जाती है, उसको उठा लेता है। वीडियो कॉल आ जाती है, तो उसको उठा लेता है। हुँ, वो बिना सोचे एक्ट करता है, राइट, ठीक है? वो अगर उसकी गाड़ी लग गई रोड के ऊपर, तो नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके सेंटिमेंट जुड़े हैं उस गाड़ी के साथ। वो गलत नहीं है, लेकिन वो लापरवाह है, वो जल्दबाज है, जल्दबाजी कर रहा है। डिटेक्टिव और एक आम इंसान में यही फ़र्क है कि डिटेक्टिव जो भी कदम उठाता है, वो सोच समझ के उठाता है। मेरे पास कोई कॉल आएगा, तो मैं एकदम से कॉल नहीं उठाऊँगा। मैं नंबर को देखूँगा, मेरे मोबाइल में ट्रू कॉलर लगा हुआ है। मुझे ट्रू कॉलर बता देगा कि वो नंबर स्पैम है या किसी कंपनी से है, और अगर मैंने सेव किया नंबर तो उसका नाम तो डेफ़िनेटली बता ही देगा। राइट, तो मुझे ये देखना है कि जिस बंदे ने मुझे कॉल किया है, अगर वो जानकार है, तो उस जानकार का फ़ोन भी मुझे उस समय उठाना है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस समय इतना फ्री हूँ कि उस जानकार का फ़ोन उठाऊँ, क्योंकि ओके, मुझे पता होगा कि वो जानकार मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। राइट, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बिना मतलब के किसी को फ़ोन नहीं करता है, सही बात है। ठीक है? वो आपको कभी भी पैसे देने के लिए फ़ोन नहीं करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा, साहब मेरी लॉटरी लग गई है, चलो आ जाओ 2, 4, 5 लाख रुपए तुम ले लो, तुम्हारी ज़रूरत होगी। ठीक है? अगर किसी रिश्तेदार का फ़ोन 3-4 महीने बाद आ रहा है, तो हाँ। मतलब वो कुछ ना कुछ वो कुछ माँगेगा। कुछ माँगेगा, आपसे कुछ मतलब होगा, तभी आपके पास कॉल आया, नहीं तो नहीं आया है। ठीक है, तो जो डिटेक्टिव है वो क्या करता है, सोचता है कि ये कॉल मुझे क्यों कर रहा है? आज से 4-6 महीने बाद कॉल क्यों कर रहा है? तो अगर डिटेक्टिव के पास इनफ टाइम है, उसके पास फ्री टाइम है, तो वो कॉल उठाएगा। अगर वो बिज़ी है, तो वो फ़ोन काट देगा या उसको मैसेज कर देगा कि आई एम बिज़ी, यू कैन कॉल मी आफ्टर सम टाइम या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? तो वो एकदम से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है? ऐसे ही एसएमएस आता है, कोई आपके पास मैसेज आ गया कि आपका 2 घंटे बाद फ़ोन बंद हो जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल करो। जनरली आजकल स्कैम चल रहे हैं, हुँ, तो आम आदमी जो है डर जाता है इससे। लेकिन डिटेक्टिव नहीं डरता, वो मुस्कुराता है। वो कहता है, यार अच्छा मेरे साथ तुम पंगा करोगे अब, हैं? तो इसी तरीके से कोई वीडियो कॉल आता है, अनजान नंबर से, हुँ, तो डिटेक्टिव को पता होता है कि उधर से कोई लड़की या लड़का होगा जो न्यूड बैठा होगा, जो आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करेगा, जो आपके साथ स्कैम करेगा या आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करेगा या आपको कल को ब्लैकमेल करेगा, ठीक अच्छा, है? तो इसलिए जो डिटेक्टिव वो वीडियो कॉल नहीं उठाएगा, ठीक है? दूसरा, डिटेक्टिव के पास अगर कोई व्हाट्सएप कॉल आता है अनजान नंबर से, तो डिटेक्टिव उसको भी नहीं उठाएगा, अच्छा, आम आदमी उठा लेगा। ओके, कारण सिंपल सा है कि कोई भी कंपनी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है। आपको व्हाट्सएप कॉल कौन करते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप कॉल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके यार दोस्त या आपके परिवार वाले या आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, जिनसे आप वन टू वन बात करते हो हमेशा, ठीक है? आपको रैंडमली कोई भी पर्सन व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है? व्हाट्सएप कॉल मैं समझता हूँ थोड़ी-सी प्राइवेट होती है। ओके, ठीक है ना? आप किसी को आपने अगर आपने मेरे मतलब किसी बात करनी है, मतलब केस के लिए बात करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल नहीं करोगे, आप मुझे कॉल करोगे, राइट, ठीक है ना? तो व्हाट्सएप कॉल का जो इरादा है करने का वो कुछ डिफरेंट होता है।
कि आप एजेंसीज़ को बताना नहीं चाहते कि आप कॉल कर रहे हो, या अपनी बीवी को या पति को नहीं बताना चाहते कि आप कॉल कर रहे हो, या आप किसी से हाइड करना चाहते हो कि आप कॉल कर रहे हो, मतलब रेगुलर कॉल कर रहे हो। क्योंकि सभी को पता है कि पुलिस जो है कॉल डिटेल निकाल लेती है, उससे पता चलता है कि आप कॉल कर रहे हो। तो इसलिए आप व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए आपके पास जब व्हाट्सएप कॉल आती है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर कोई अनजान नंबर से आपको व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो? वो वीडियो कॉल भी हो सकती है, ऑडियो कॉल भी हो सकती है, कोई भी कॉल हो, तो आपको सोच समझ के कॉल उठानी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को और एक जासूस को अलग बनाती है। जासूस जो है लालच में नहीं फँसता। अब बहुत से ऐसे लालच आपको शेयर मार्केट के मिलते हैं। कोई लड़की आपसे बातें करेगी, आपको पिच करेगी कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो और आपका पैसा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपको मतलब ऐसे सपने दिखाने की कोशिश करेगी, फँसाने की कोशिश करेगी, हनी ट्रैप करने की कोशिश करेगी। तो जो आम बंदा है वो फँस जाता है, जो जासूस है वो नहीं फँसता है, वो बच जाता है, वो मुस्कुराता है कि अच्छा मेरे को कौन करने लगी हो तुम। तो ये फ़र्क है एक डिटेक्टिव में और एक आम आदमी में, और इसी फ़र्क के चलते डिटेक्टिव डिटेक्टिव है और आम आदमी आम आदमी है। तो सर बेसिकली जो आपने टिप्स बताई हैं आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह के आजकल केसेस चल रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो आप व्हाट्सएप कॉल उठाओ मत जब तक अगर वो नंबर अननोन है तो। ना आप कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल उठाओ। और मैं तो कहूँगा अननोन ट्रू कॉलर अगर जैसे आपने बताया था उसको उसको डाउनलोड करने के बाद आई गेस बहुत सारे नंबर तो ऐसे ही फ़िल्टर हो जाते हैं, क्योंकि एक नाम पॉपअप दे देता है बिल्कुल। और जैसे ही वो नाम आएगा आपको पता लग जाए कितना किस तरह का नाम आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग उसको सेव कर चुके हैं और वही नाम आपके पास आ जाएगा। जी, जी। सो ये आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई। मैं आपको एक अपना एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। जैसे अभी मेरा जो मोबाइल नंबर है, जो पर्सनल मैं अपने घरवालों के लिए यूज़ करता हूँ, फैमिली के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसपे जनरली मेरे पास कोई बिज़नेस की कॉल नहीं आती है। तो उसमें अगर दिन में अगर 20 कॉल आती हैं, तो 20 में से 18 कॉल स्कैमर्स की होती हैं। स्पैम कॉल होती हैं, या तो मार्केटिंग वालों की होगी, या प्रॉपर्टी वालों की होगी, या किसी ऐसे फ्रॉड लोगों की होगी, कुछ ना कुछ होगी। राइट। लेकिन मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा ये फ्रॉड कॉल है, हुँ। ये स्कैमर की कॉल है, ये इस तरीके की कॉल है। तो मैं वो 18 कॉल उठाता नहीं हूँ। हुँ। उससे क्या होता है कि 18 कॉल उठाने में जो आपका वक़्त खराब होता है, वो आपका वक़्त बचता है। ट्रू। ठीक है ना? आप 2 सेकंड में वो कॉल काट देते हो। कहाँ आप फ़ोन उठाते, बात करते, अपना दिमाग खराब करते, उसको 2 बातें सुनाते आप, उसकी बात सुनते। हो सकता है कहीं न कहीं आप लालच में आ जाते, हो सकता है लालच में आने के बाद आप डर जाते, तो कुछ न कुछ हो सकता था। जब फ़ोन ही नहीं उठाया तो कोई क्या कर लेगा, है ना? राइट। तो इसलिए 2 कॉल उठाता हूँ, वो काम की होती हैं, मेरा टाइम भी बचता है और मेरा दिमाग भी खराब नहीं होता। ठीक है। सर वैसे अगर क्योंकि आपके पास एक 25 साल का अनुभव है, जो कि बहुत बड़ा है, अगर आप देखोगे रिसेंटली आपके पास किस-किस तरह के ज़्यादातर केसेज़ आते हैं? हमारे पास जनरली 2 टाइप, इसको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला टाइप होता है कि पर्सनल केसेज़ होते हैं हमारे। पर्सनल केसेज़ के अंदर हमारे पास प्री मैरिज के केसेज़ होते हैं, पोस्ट मैरिज के केसेज़ होते हैं, लव अफेयर के केसेज़ होते हैं, कहीं पे चोरी हो जाती है वहाँ के केसेज़ होते हैं। अ, या कोई इस तरीके की जो घरेलू समस्याएँ हैं, इस तरीके के केसेज़, कोई किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, या चाइल्ड कस्टडी का कोई केस चल रहा है, तो उस तरीके के पर्सनल केसेज़ में आते हैं सारे, और हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं सक्सेसफुली। और दूसरे तरीके के केसेज़ जो हैं वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड होते हैं। कॉर्पोरेट्स में हमारे पास एम्प्लॉयी से रिलेटेड प्री एम्प्लॉयमेंट चेक आता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन आती है। किसी को अपने एम्प्लॉयी पे डाउट है कि वो काम नहीं कर रहा है, और या कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, डेटा लीक कर रहा है, या यूनियन बनी हुई है किसी कंपनी के अंदर, वो तंग कर रही है कंपनी को, या कुछ कुछ भी समस्या ऐसी है, या कोई फ्रॉड हो गया है कंपनी के अंदर, या चोरी हो गई है। तो इस तरीके के तमाम तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेट्स सपोज़ आपके पास ये प्री मैरिज या पोस्ट मैरिज का केस आता है, हुँ, हुँ। तो मेरे को सर थोड़ा समझाओ कि लेट्स सपोज़ मुझे किसी की करवानी है, मेरी शादी वैसे तो हो गई है, अच्छा। बट मुझे शादी होनी है हाँ, और मैं चाहता हूँ सर कि आप ये पता करो कि वो लड़की कैसी है। हाँ, क्योंकि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो लड़की बहुत घरेलू, हाँ, सती सावित्री हाँ, और बाहर नहीं जाती, जो कि ऐसा मुझे बोला गया है। बट आई रियली वांट फ्रॉम यू कि एक डिटेक्टिव
क्या करेगा, फिर हम उस पे आएंगे कि आप हमारे लिए टिप्स क्या दे सकते हो। पहले सर मुझे बताइए कि आपके पास केस है तो कैसे काम करोगे इस पे आप। तो जनरली हमारे पास जो प्री मैरिज के केसेस आते हैं, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हमारे पास एक बायोडाटा आया, बायोडाटा में पर्सन का नाम दिया होगा, लड़की या लड़के का, किसी का भी एड्रेस दिया होगा उनका, और उनकी क्वालिफिकेशन होगी, उनके मतलब क्या करते हैं, वो बिजनेस में है या जॉब में है, या उनकी फैमिली क्या करती है, फैमिली का बैकग्राउंड दिया होगा। तो हम उसको प्रॉपर वेरीफाई करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सच है या नहीं है। ठीक है। उसको वेरीफाई करने के लिए हमें प्रॉपर मतलब एक इनपुट चाहिए होता है, जैसे मैंने बताया कि बायोडाटा की शक्ल में। तो उसको जब वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्दर, अगर क्लाइंट की डिमांड होती है। अगर वो हमें इतना ही पार्ट देता है कि इसको वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई करेंगे। अगर वो कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट भी करना है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि फैमिली बैकग्राउंड पता करना है, लड़की की नेचर कैसी है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो अपनी जॉब के बाद क्या करती है, नाइट लाइफ कैसी है उसकी, क्लबिंग करती है, नहीं करती है, कोई ड्रग्स तो नहीं लेती, कोई स्मोक तो नहीं करती, कोई ड्रिंक तो नहीं करती है। अगर उसने बायोडाटा में लिखा है, जनरली सभी लिख देते हैं कि नो स्मोक, नो ड्रिंक, मतलब ये तो लिखते भी नहीं है इवन बायोडाटा में, अब थोड़ा-सा लिखने लगे हैं। जैसे मैरिज वाली साइट्स होती हैं ऑनलाइन मैट्रिमोनियल, वहाँ पे पूछा जाता है कि आप स्मोकर हो, नहीं हो, तो वहाँ पे लिख देते हैं कि नहीं है। जबकि कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो वो छुपा लेते हैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। तो अच्छा-अच्छा बायोडाटा बनाते हैं, अच्छा-अच्छा बनाते हैं। मतलब आप सभी के बायोडाटाज़ देखोगे, आपको कहेगा यार इससे परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल लाइफ़ में ऐसा होता नहीं है, ठीक है एब्सोल्युटली। ना? एक्चुअल लाइफ़ में होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्लॉज़ होते हैं जो निकलते हैं बाद में जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वही चीज़ क्लाइंट हमसे जानना चाहता है कि मेरे को वो बताओ जो इसके पीछे का सच है। तो सर वो हम पता लगाते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ सर कि आप मतलब कोई लड़के को किसी भेज दोगे उसके पीछे हर वक्त जासूस देखने के लिए। अलग-अलग टूल्स होते हैं इसके हाँ लिए। प्लीज। मैं टूल्स के बारे में बताता हूँ आपको। अब एग्ज़ैक्टली मैं यहाँ पे बताना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा कि हम एग्ज़ैक्टली करते क्या हैं उसमें। एक तो हम फिज़िकल इंक्वायरी करते हैं। फिज़िकल इंक्वायरी का मतलब होता है कि उनके आस-पड़ोस से इंक्वायरी करते हैं। उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसी हैं या कैसा है बंदा, और उसकी नेचर कैसी है, पास-पड़ोस में उनकी इज़्ज़त कैसी है, रेपुटेशन कैसी है। और फिर हम जो लोकल थाना होता है वहाँ से भी पता करते हैं कि उनका कोई मैटर तो नहीं चल रहा, कोई सिविल या क्रिमिनल कोई केस उन्होंने किसी के ऊपर किया हो या उनके ऊपर कोई हुआ हो, क्योंकि लोकल थाने में सारी जानकारी करेक्ट। होती है, करेक्ट। ठीक है ना? तो इस तरीके से और चीज़ें हम पता करते हैं जो उनके आस-पास के लोग होते हैं। हम कोई कवर स्टोरी बना के उनसे पता करते हैं कि कैसे हमें इनके बारे में जानकारी मिले। हर केस के अंदर हर अलग-अलग तरीके से हम इंक्वायरी करते हैं। हमारे अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं काम करने के, और अलग-अलग तरीके से हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं बेसिकली। तो सर मेरे को इस बारे में और बात करनी है। जी। तो जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हुँ, मुझे इतना पता है कि गांव में थोड़ा सा ये रहता है कि अगर मेरे बारे में कोई पूछेगा ना हुँ, हुँ, तो सामने वाला पड़ोसी बोल दे भाई तू क्यों पूछ रहा है। हुँ, हुँ, गांव में माहौल ऐसा होता है। हुँ, हुँ, पुलिस में के पास आप जाओगे तो फॉर श्योर बता देंगे भाई इस बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हुँ, हुँ, तो वहां से मेरी क्लीन चिट निकल जाएगी। हुँ, हुँ। लेट्स सपोज आपको मेरे बारे में पता करना है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे पड़ोस से तो नहीं पूछ पाओगे क्योंकि हमारा माहौल गांव का है। बट फिर आप उससे कैसे निकालोगे मतलब। हमारे पास गाँव के कुछ केसेज़ आते हैं, हाँ। तो हम वो सीधा-सा बात होती है कि हम सरपंच के पास जाते हैं गाँव के, अच्छा। उसको अपना सही परिचय देते हैं, हाँ। उससे मदद माँगते हैं, उसको अच्छा। कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है, हाँ। आप हमें सही इन्फॉर्मेशन दो जो आपके पास हो, तो वो मदद करते हैं। अगर आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप चोरी से कुछ करोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है। तो गाँव में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत टफ़ नहीं होता। अच्छा। गाँव के लोग मदद करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि सरपंच जान लेता है सारी चीज़ें, और वो उस फैमिली को बुला लेता है अपने पास। वो हमारे बारे में नहीं बताता कि हम कौन हैं। हमारी टीम बैठी हुई है, 2 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय-पानी पी रहे हैं, सरपंच वहीं बुला लेगा उनको, और 10 बातें कर लेगा और हमें मिलवा भी देगा, और हमें तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ जी, इन्होंने जो बताया सारा सही बताया हमें। ठीक। पॉजिटिव रिपोर्ट होती है, तो पॉजिटिव बता देते हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव निकलती हैं, तो नेगेटिव भी बता देते हैं। बिना किसी को स्पाई कराए हुए
क्या इट इज इजी कि फोन के थ्रू ही पता लगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन फोन में है, हम्म। फोन के थ्रू ही कुछ पता लगा सकता है कोई? फोन के थ्रू थोड़ा मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि आपकी वो प्राइवेसी है। हम्म। तो जो डिटेक्टिव हो वो आपके फ़ोन में तो नहीं आ सकता, राइट। ठीक है? लेकिन जो आपका पार्टनर है, अगर उसने आपको कोई फ़ोन गिफ्ट किया है, तो हो सकता है उसमें स्पाई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है ना? ओके। तो वो जानना चाहता हो आपके बारे में, और जान करके वो आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करे और फिर कल को आपको तंग करे, तो वो हो सकता है। स्पाई सॉफ्टवेयर क्या कोई भी डाउनलोड कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं डाउनलोड कर सकता, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, जो फ़ोन ओनर होता है। फ़ोन आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर स्पाई सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, रिमोटली नहीं डाल सकते आप उसको। तो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, हाँ, गूगल प्ले में। वहां से आप डाउनलोड कर लो, एंड देन उससे सर क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं इसे? नहीं, वो ऐसा नहीं कि आप डाल सकते, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा। उसकी एक सर्टेन फीस होती है, ओके। आपको फीस पे करनी पड़ती है, और तब जाके आप उसको यूज़ करो। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं यूज़ कर सकते आप। ठीक है, क्या क्या पता लगा सकते हैं सर एक सॉफ्टवेयर से? आपके मोबाइल में जितनी भी हरकतें होती हैं, वो ऑलमोस्ट सारी पता चल जाती है। दैट मीन्स मैसेजेस, कॉल्स, कॉल्स, हाँ, व्हाट्सएप कॉल्स भी? व्हाट्सएप कॉल नहीं पता अच्छा, चलती, व्हाट्सएप कॉल नहीं पता लगेगी, और जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे चैट हो रही है? वो भी पता चल जाती है। अच्छा, हुँ, हुँ। मतलब सोशल मीडिया की चैट्स आ जाएंगी, सोशल मीडिया की कॉल्स? सोशल मीडिया की कॉल भी नहीं पता चलेगी। तो क्योंकि कॉल जो है रियल टाइम में आती है, उन उसका काम, वो काम कैसे करता है सॉफ्टवेयर, बेसिकली उसका एक सर्वर है। हम्म। तो आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आया, तो वो सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया। उसने देखा, उसने डिटेक्ट किया कि आपके पास एक मैसेज आया है। वो मैसेज को अपने सर्वर में भेजता है, ठीक है? तो अगर आपने मैसेज सर्वर में भेजने से पहले डिलीट कर दिया, तो वो नहीं जाएगा वहाँ पे, अच्छा। ठीक है? क्योंकि सॉफ्टवेयर को भी तो टाइम चाहिए ना कुछ। अच्छा। तो आपके पास मैसेज आया, आपने वो देखा और आपने तुरंत डिलीट कर दिया। आपने सॉफ्टवेयर को मौका ही नहीं दिया कि वो मैसेज जो अपने सर्वर को भेज पाए। ये मैसेज व्हाट्सएप पे आया? कहीं पे भी आया, कहीं पे? एसएमएस आया, व्हाट्सएप पे आया, कहीं पे भी आया, ठीक है। तो सर्वर पे जब तक नहीं भेजेगा, तो वो जो मान लो मैंने आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, तो मेरे पास एक उसका डैशबोर्ड है, तो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सर्वर जो है मेरे को भेजता है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? तो इस तरीके से मतलब वो ट्रैवल करती है इन्फॉर्मेशन, जो कि उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? और कई बार क्या है कि नेटवर्क की आपको प्रॉब्लम है, तो वो काम नहीं करेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि 100% उसका सक्सेस रेशियो है, 100% नहीं है, उसका 70-80% सक्सेस रेशियो होता है। कई सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, और बहुत सारे फ़ोन्स में वो डलता भी नहीं है। हर अच्छा, फ़ोन में नहीं डलता वो, बहुत कम फ़ोन में डलता है वो। तो सर लिमिटेशन नहीं है, तो अगर मान लो किसी फोन में नहीं डलेगा तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे फिर? हाँ, तो नहीं हो पाएगा वो ट्रैक। अच्छा। हाँ, वो नहीं हो पाएगा ट्रैक। अच्छा। ठीक है। सर एक डिटेक्टिव में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मतलब मुझे सिर्फ ये जानना है सर, आप डिटेक्टिव क्यों बने? मतलब डिटेक्टिव की फील्ड ही क्यों? 3 चीज़ें चाहिए उनके अंदर। एक तो पैशन चाहिए कि उनको डिटेक्टिव बनना है। दूसरा हार्ड वर्क चाहिए उनको, और तीसरा ब्रूटली ऑनेस्ट होने चाहिए वो। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर आप डिटेक्टिव नहीं बन सकते, ठीक है? आप बनोगे लेकिन फेल हो जाओगे, और फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि पहले ही कोई काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? फिर डिटेक्टिव का भी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है? फिर पुलिस आपके पीछे है, आप आगे हो, तो कानून से बचते फिर रहे हो आप। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हर बिज़नेस के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, बट डिटेक्टिव के बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत है। अगर ईमानदार नहीं हो आप, तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। तो सर अगर कोई आता है आपके पास हुँ, कि मेरे को अपनी टीम में रख लो, हुँ, हुँ। आप कह दो कि आ जाओ स्टार्ट कर दो काम, नहीं, ऐसे में हाँ, क्या क्राइटेरिया होगा सर? क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई आता है हमारे पास, तो बहुत से लोग आते हैं अभी, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ के ऊपर मैसेज करते हैं, वो डिटेक्टिव बनना चाहते हैं। हमको इनवाइट करते हैं अपना एक मीटिंग के लिए, कि भई आप आओ। उससे पहले हम उनसे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड मँगवाते हैं, और एक बायोडाटा मँगवाते हैं। ठीक है। हम उस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बायोडाटा के थ्रू एक प्री एम्प्लॉयमेंट चेक करते हैं उनका, ठीक है। क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं उनके। अगर वो सारे सही निकलते हैं कि भई आपका आधार कार्ड भी ठीक है, पैन कार्ड भी ठीक है, बायोडाटा भी ठीक है,
अब आप एलिजिबल हो हमारे साथ मीटिंग करने के लिए। ठीक है। आप मीटिंग करते हो एचआर डिपार्टमेंट से, एचआर की टीम आपसे बात करती है। वो समझती है सबसे पहले कि आप डिटेक्टिव क्यों बनना चाहते हो। हम ये देखते हैं कि कोई हमारी जासूसी तो नहीं कर रहा। ओके। ठीक है ना? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने हमारे बारे में जानकारी के लिए भेज दिया कि चलो ठीक है, ये बहुत लोगों का पता लगाते हैं, हम इनका पता लगाते हैं, ठीक है? तो हमें ये भी ख़्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसा अंडर कवर ना आ जाए हमारे पास जो हमारी जासूसी करने लगे। क्योंकि हमें वैसे डर नहीं है कोई कि वो हमारी जासूसी करे, लेकिन हमारे पास केसेज़ इतने क्रिटिकल होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर उनके बारे में पता चलता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत होती है। हमारा डेटा लीक जो है, डेटा लीक नहीं होना चाहिए। डेटा के को हमने मतलब क्योंकि हम क्लाइंट के साथ नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट में बंधे हुए होते हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में किसी को हमारे केसेज़ के बारे में पता चले, जब तक वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाते और हमारे क्लाइंट्स के बारे में किसी को ना पता चले। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं और दूसरा ये देखते हैं कि ये पैशन कितना है इसके अंदर, हार्ड वर्क कितना है और मकसद क्या है इसका? सिर्फ़ पैसा कमाना है या डिटेक्टिव में मतलब करियर बनाना है या दोनों काम है? भी पैसा भी कमाना है, करियर भी बनाना है। तो जनरली कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ डिटेक्टिव से इम्प्रेस्ड होते हैं फ़िल्मों को देख कर के, सीरीज़ को देख कर के, वो डिटेक्टिव बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि भई देश-विदेश में घूमेंगे, ऐश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो दिमाग में होता है और कुछ लोग सिर्फ़ पैसा उनको ये होता है कि पैसा कमाना है, इस धंधे में पैसा बहुत होगा, लोग परेशान होते हैं, पैसा देंगे, अच्छा। तो इस वजह से वो आते हैं। तो ये दोनों वजह वाले जो लोग हैं वो हमारे मतलब के नहीं होते हैं। जो सिर्फ़ पैसा कमाने आते हैं, यो सिर्फ़ डिटेक्टिव बनने आते हैं। हमारे को वो लोग चाहिए जो प्रैक्टिकल हों, जिनको पैसा भी चाहिए हो और उनके अंदर पैशन भी हो कि हमें ये लाइन चूज़ करनी है, अपने करियर बनाना है इसके अंदर। तो जो सीरियस लोग हैं उनको हम चूज़ करते हैं मतलब इंटरव्यू के दौरान हमें पता चल जाता है कि कौन सीरियस है। तो जो सीरियस होते हैं उनको हम इंटर्नशिप का मौका देते हैं 3 से 6 महीने का। तो अगर 3 से 6 महीने वो टिक जाते हैं हमारे पास इंटर्नशिप में, तो उसके बाद हम उनको एक नौकरी का ऑफ़र देते हैं। ओके। तो सर हम बात कर रहे थे प्री और पोस्ट मैरिज केसेस की। जी। उसके आने से पहले मुझे ये जानना है कि जॉब कितनी ल्यूक्रेटिव है, मतलब कितना मोटा पैसा कमा सकते हैं? बहुत ज़्यादा सही है कि अगर आप में जो वो कोई जो देख रहा है, अगर वो डिटेक्टिव बनना चाह रहा है और उसने आपको सुन लिया, तो वो ऑब्वियसली वो क्वालिटी लेके आएगा। तो क्या सफिशिएंट अच्छी इनकम मिल जाती है? अब अच्छी इनकम का तो ये होता है कि अब अच्छी किसको मानते हो आप? सर एक बंदा 10,000 रुपए महीना कमाता है, हुँ, ठीक है? एक बंदा 5 लाख रुपए महीना कमाता है। अब आप अच्छी किसको मानोगे? 5 लाख। 5 लाख वाले को, ठीक है? अगर वो 5 लाख वाला भी अपने आप को कहता है कि मेरी अच्छी इनकम नहीं है, फिर क्या करेंगे? नहीं, कंपेयर करेंगे सर 10 वो तो नहीं, देखो ये चीज़ें ना पैसों से कंपेयर नहीं होती। ये कंपेयर होगा कि आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल क्या है, राइट, ठीक है? समटाइम लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन सैटिस्फाई नहीं होते, करेक्ट। रात को नींद नहीं आती। कुछ लोग हैं जो बहुत नीचे लेवल के काम करते हैं और क्लियर है। उनको सुकून की नींद आती है, झुग्गी-झोंपड़ी पे सोते हैं, तो उनको जो मतलब अच्छी नींद आती है। अपना मेहनत करते हैं सारा दिन, मेहनत करके 2 वक़्त की रोटी जुटाते हैं, कल का पता नहीं होता उनको, लाइफ़ का कुछ पता नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन वो भी अच्छी नींद सोते हैं। तो सैटिस्फैक्शन यहाँ पे है, वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना? जहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है। ठीक है? तो डिटेक्टिव के फ़ील्ड में ऐसा पैसा नहीं है कि आप 5 लाख रुपए महीना कमा लोगे, ठीक है ना? एक टाइम पे कमा भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और उतना वेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको उस ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। आपको एक अपना मतलब इमेज बना के रखनी पड़ेगी कि आप अच्छे इंसान हो। आई गेस आंसर मिल गया, जी, जो भी बनना चाह रहा है उसको। जी। तो आप क्वालिटी ले आओ, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी क्वालिटी ले नहीं आओ। है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी ठीक है। नहीं है। सर जब आप ये केसेस देखते हो प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज वाले, लॉयल्टी के बारे में बात करते हैं। क्या कैसा चल रहा है मतलब आज? लॉयल लड़के ज़्यादा लॉयल हैं या लड़कियाँ ज़्यादा लॉयल होती हैं जब आप केसेस चेक करते हो, कंपेयर करते हो दोनों में तो?
तो मुझे तो लगता है कि लॉयल तो कोई भी नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन लड़के जो हैं अब मजबूर हैं लॉयल रहने के लिए, क्योंकि अगर लॉयल नहीं रहेंगे तो लड़कियां फिर उनकी बैंड बजा देंगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, और लड़कियाँ? लड़कियों के लिए क्या है कि जैसे कानून है, तो कानून लड़कियों का ज़्यादा साथ देता है। हालाँकि मैं फेमिनिस्ट हूँ बहुत, हुँ, लड़कियों का साथ दूँगा मैं, ठीक ओके, है? एंड ऑफ द डे बट अभी क्या हो गया है कि लड़कियों ने लॉ को मिसयूज़ करना बहुत शुरू कर दिया है। राइट। तो मिसयूज़ करने की वजह से थोड़ा-सा उसमें दिक्कत ये आती है कि जो जेन्युइन विक्टिम लड़कियाँ हैं, हुँ, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, ट्रू, वो भटकती रहती हैं। ट्रू। तो अ, इसलिए मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इससे। सर वो तो है। मतलब मैं लेट्स सपोज़ सर, आपके मुझे एक्सपीरियंस से ये जानना है कि आप 10 लड़कों को देख रहे हो और 10 लड़कियों को देख रहे हो। आपने क्या देखा है मतलब कि ज़्यादातर धोखा कौन दे रहा है? मतलब मुझे सिर्फ़ इस पर्सपेक्टिव जानना है कि चेंजेज़ कहाँ-कहाँ आ रहे हैं? क्या पहले के टाइम में मैंने देखा है कि लड़के ज़्यादा मतलब मैन पावर ज़्यादा थी, राइट? ज़्यादा लड़के डोमिनेंट थे, लड़कियों को वाइफ़ को दबाते थे। हाँ, हाँ। आज की सिचुएशन सबको पता है, हाँ, हाँ। बट क्या जो पता है वो सच है या फिर नहीं है ऐसा? एक डिटेक्टिव डिटेक्टिव की लाइफ पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ मैं एक। तो मुझे लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा मतलब बेवफ़ाई करती हैं लड़कों के साथ, और उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि लड़के ज़िम्मेदार हैं। लड़के इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि 2 रीज़न है उसके। हाँ, प्लीज़। पहला रीज़न ये है कि लड़के मौका ही क्यों देते हैं कि एक लड़की उनके साथ बेवफ़ाई करे, ओके, ठीक है? अगर उनके बीच प्यार अच्छा है, उनके बीच बॉन्डिंग अच्छी है, इसको कह सकते हैं नटशेल में कंपैटिबिलिटी अच्छी है। कंपैटिबिलिटी 3 टाइप की होती है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है, साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी होती है, सोशल कंपैटिबिलिटी भी होती है और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी भी होती है। तो अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो लड़की किसी के बारे में सोचेगी नहीं। ओके, ठीक है। लेकिन लड़का क्या करता है कि कुछ रिलेशनशिप के से पहले तो वो लड़की को चाँद-तारे तोड़ने की बात करता है, ठीक है। ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी बातें करता है, उसका वेट भी करता है, सारी चीज़ें करती है। जब लड़की उसके प्यार में आ जाती है, तो फिर वो बदल जाता है। फिर वो टेक फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है? फिर टाइम की भी उसको दिक्कत हो जाती है, टाइम देने में भी और सारी चीज़ें करने में भी। कुछ अगर लड़की के लिए करना है तो वो शायद नहीं करेगा, या करेगा तो अपनी शर्तों पे करेगा। तो मतलब वो कुल मिला के टेक फॉर ग्रांटेड लेता है, यहाँ पे लड़की को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे स्पेस मिलता है। अब दूसरा कारण आता है, एक दूसरा लड़का है, हुँ, वो लड़की को अप्रोच करता है, लड़की को लगता है ये बंदा अच्छा है, क्योंकि ये वही हरकतें करता है जो पहले वाला लड़का पहले करता था। पहले करता था। हुँ, तो लड़की को ये अच्छा लगने लगता है। तो ये दोनों ही रीज़न्स जो हैं, वो लड़के को ही दोषी ठहराते हैं कि भैया तुम ही कसूरवार हो, इसीलिए लड़की तुमसे बेवफ़ाई कर और दिल तो बच्चा है, वो तो भटकता वो रहता भटकता रहता है। है। सर ये आंसर एक फेमिनिस्ट ने दिया है, डिटेक्टिव ने दिया है? ये एक फेमिनिस्ट ने फेमिनिस्ट ने दिया हुँ। है। तो मुझे सर एक एक बता मतलब आप कोई ऐसा केस है अगर आपके अगर माइंड आप ये पूछो कि इसको ठीक कैसे रखा जा सकता है? इस चीज़ लड़की को, मतलब लड़की ताकि वो बेवफ़ाई ना करे, रखना, लड़की को ठीक नहीं रखना, खुद को ठीक रखना है। ताकि वो लड़की तो बेवफ़ाई ठीक ना ही है, करे। लड़की तो है ही, हाँ। लड़की तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी यही आपको कहता सिर्फ़ इतना करना है कि लड़की के साथ अगर कोई प्रॉमिस किया, उसको निभाओ। हूँ, निभाओ। पहली बात तो प्रॉमिस मत करो, लेकिन अगर प्रॉमिस किया तो अ, उसको निभाओ, उसके ऊपर कायम रहो, और अगर आप नहीं निभा पा रहे हो, तो लड़की को समझाओ कि आप क्यों नहीं निभा पा रहे हो। अगर आप उसको टेक फॉर ग्रांटेड लोगे हर चीज़ के अंदर, फिर मुझे लगता है कि लड़की की सटक जाएगी और फिर आपको वो सबक सिखाएगी। तो जो ये लड़का देख रहा है ना, वो तो तुम समझ जाओ भाई कि गलती तुम्हारी है, और जो लड़की देख रही है ना, उस लड़के को दिखा दो। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसमें जैसे मैंने दूसरा रीज़न बोला, हाँ, दूसरे बंदे को पता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी बीवी है, अच्छा, फिर भी वो उसके ऊपर लाइन मार रहा है। तो अब बताओ, वो भी लड़की की गलती है। वो लड़की की गलती है लड़की तो बेचारी भोली है। हैं? नहीं, बोली तो नहीं कह सकते, अच्छा, बोली तो नहीं कह सकते। लड़कियाँ तो इंटेलिजेंट होती हैं, बोली तो आज की शब्द, आज की मतलब उसमें जनरेशन में एक गाली के समान हो नहीं गया सर, भोली बोली। तो अच्छा वर्ड है। नहीं, नहीं, बोली अच्छा वर्ड है, इनोसेंस लेकिन ही तो होता है भोली। अभी नेगेटिव वर्ड में काउंट होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ, अगर कोई मुझे कहे तुम बहुत शरीफ हो तो मुझे बुरा लगेगा।
अच्छा, हाँ, क्योंकि शरीफ ऐसे हो गया कि जैसे मतलब कुछ ये मतलब इसके अंदर दिमाग नहीं है या इसके अंदर मतलब मतलब मुझे कुछ किसी समझ ने गाली दी आज? हैं? मुझे आज किसी ने गाली बकी, मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब शराफ़त दिखाना भी ठीक नहीं है आज की डेट में। ओके, आपको चालाक बनना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन चालाक ऐसे बनो किसी को धोखा मत दो, अपने लिए चालाक बनो, अपने आप को बचाने के लिए चालाक बनो। मेरे को सर 2 इसमें मैं बताऊँ 2 वर्ड होते हैं, क्लेवर एक कनिंग। हुँ, हुँ। क्लेवर होती है अच्छी चालाकी और कनिंग होती है गंदी चालाकी। नहीं, इसको ऐसे कह सकते हो आप कि अ क्लेवरनेस जो है वो अपने आप को सेव करने के लिए हाँ, होती है, ठीक है? और जो कनिंग है वो दूसरों को नुकसान करेक्ट, पहुँचाने के लिए करेक्ट। होती है। तो शरीफ और क्लेवर तो ख़ैर ऑब्वियसली जैसे सर बोल रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप में कैसे सोच रहे हो, कैसा माइंड है आपका, कितना आप दूसरों को हार्म करना चाहते हो। और ये मेरे इंस्पायर हैं, ज़रूरी नहीं है कि सही भी हों। करेक्ट, मतलब ये बहुत सारे लोग इसको एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, तो उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सभी का अपना-अपना थॉट प्रोसेस होता है, सभी का अपना सोचने का तरीका होता है। एब्सोल्युटली, मेरा तरीका सिर्फ़ इतना है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप को निभाओ आप। वेरी आप अगर आपको लगता है कि आपको एक लड़की के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखनी है, तो उसको डे 1 से बोलो। करेक्ट, उसको चाँद-तारे तोड़ने की बात मत करो, उससे शादी का वादा मत करो, उसके साथ बहुत सारी प्यार भरी ऐसी बातें मत करो क्योंकि लड़की का मन बड़ा कोमल होता है, वो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है चीज़ों ट्रू, से, ठीक है ना? छोटी-छोटी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाती है। तो आप उसके साथ जो भी चीज़ करो वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो दिल से होनी चाहिए, वो दिखावा नहीं होना चाहिए क्योंकि दिखावा आपका ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, वो जो आपका पेंट है उतर जाएगा एक दिन और फिर असलियत सामने आ जाएगी और फिर लड़की आपके साथ बेवफ़ाई करेगी तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है। सर जब हम केस के बारे में बात करते हैं, तो कोई ऐसा केस आपके माइंड में है जो कि सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ भाई, ये केस थोड़ा टफ था या फिर इस केस ने मुझे एक टफ टाइम दिया है मुझे? अ, अगर प्री मैट्रिमोनियल की हम अभी बात कर रहे थे, ओके, तो मैंने बड़े सारे पॉडकास्ट में एक केस बताया, उसका कारण भी था बताने का, क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहता था कि शादी से पहले जाँच है ज़रूरी, ठीक अच्छा, है? वो इसलिए बिकॉज़ आजकल लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की, तो मैट्रिमोनियल साइट्स पे जो भी उनके बारे में लिखा होता है, अब हो सकता है बहुत सारी बातें झूठ हों और हो सकता है सच्ची भी हों, लेकिन सच्चे प्रोफ़ाइल बहुत कम मिलते हैं, ठीक है? तो मैंने एक केस कुछ साल पहले इन्वेस्टिगेट किया था। उसमें एक दिल्ली की लड़की थी, 32 साल की एज थी उसकी और उसने अपना बायोडाटा कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे डाला था एज़ अनमैरिड। उसको एक लड़का मिला, उसने बातचीत शुरू की, तो शादी-वादी की बात चल रही थी उनकी, तो वो फिर हमारे पास आए कि अच्छा, इनकी एक प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी कर दो आप। तो हमने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी कर रहे थे हम, तो हमें इंक्वायरी के दौरान पता चला कि वो लड़की मैरिड थी पहले से। अच्छा, उसका एक 7 साल का बच्चा था और उसने अपने पति से डिवोर्स ले चुकी थी और लव मैरिज की थी घर से भाग के वो भी, ठीक है? अब देखिए कोई मैरिड है डिवोर्सी है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, उसकी दोबारा शादी हो सकती है, बच्चा भी है तो भी शादी हो सकती है। बट मुझे लगता है कि छुपाना नहीं चाहिए, करेक्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे। करेक्ट, तो छुपाना नहीं चाहिए, अगर आप छुपा रहे हो, तो आप और बहुत बातें छुपा सकते हो। कौन जानता है कि आपने क्या-क्या छुपाया है? ये तो ऐसी मोटी-मोटी चीज़ें थी जो डिटेक्टिव को पता चल गई और उसको रिपोर्ट किया गया। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं पर्सनल लाइफ में आपकी जो आपकी कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जो आपने छुपाई हो। आपका कोई ऐसा और पास्ट हो सकता है जो आपने छुपाया हो। कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपने छुपाई हो, जो अपने होने वाले पति को या मतलब प्रोस्पेक्ट को आप बता नहीं रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो छुपाई हों, लड़के भी बहुत छुपाते हैं ऐसे मतलब अ, दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सर मेरे को एक चीज़ और बोलनी है। मेरे को लगता है कि मैंने शायद अपनी लाइफ में भी करना चाहा था, बट एक चीज़ है कि अगर आप शादी कर रहे हो, तो लोग कतराते भी हैं और सोचते हैं कि नहीं पूछना चाहिए, बट ज़्यादा बेहतर है एक मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट करवा लो, कि खुद भी पहले करके दे दो, कि भाई देखो ये मेरी फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट है। हुँ, हुँ। कुछ नहीं पता सामने वाले के शरीर में क्या प्रॉब्लम है। हुँ।
सामने वाला एड्स लेके बैठा हो, सामने वाला कोई ऐसी बीमारी लेके बैठा हो जो कि जल्दी उसको मार दे। लेकिन जिससे आप शादी कर रहे हो, ये चेक कर लो कि वो बंदा फिजिकली फिट पूरा है, उसमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप जो चीज क्लेम कर रहा है कि भाई वो कह रहा है कि मेरे पास ये 40 लाख का पैकेज है, मैं इस फलाना ऑफिस में काम करता हूँ, ज्यादा बेटर है भाई आप दिखा लो कि आपने कितनी ग्रेजुएशन है, आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है। ये शरीर से चीजें चुभती जरूर है मांगने पे, बट ये एक साफ क्लीन रास्ता कर देती है कि भाई ये चीज बंदा जो बोल रहा है वो पूरा पूरा प्रूफ पेपर में दिखा रहा है। तो ये चीज है, अगर आई गेस ये चीज हर कोई इम्प्लीमेंट करने लग जाए तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाएंगे। तो मैं जो मेरे पास फैमिलीज़ आती हैं प्री मैट्रिमोनियल के केसेस लेके, मैं उनको खुद सजेशन देता हूँ ये वाली कि आप एक लिस्ट बनाओ। मैं आपको चेकलिस्ट देता हूँ एक, उसके हिसाब से आप एक लिस्ट बनाओ, एक फ़ाइल बनाओ और फ़ाइल वो आपके हर केस में काम आएगी। हर केस इन द सेंस, अगर आप लड़की वाले हो और आगे आप एक लड़का देखते हो, फिर अगर वो समझ नहीं आता दूसरा लड़का देखते हो, तीसरा लड़का देखते हो, तो आप एक फ़ाइल बना के रखो जिसके अंदर आप लड़की के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके सर्टिफ़िकेट के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट है उसके अंदर, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, उसकी इनकम है, सब कुछ है। तो वो आप एक फ़ाइल बना के रखो और उसका एक समरी बना के रखो। तो जब भी आप किसी से बात करो, बात अगर आपको थोड़ा बहुत 1-2 मीटिंग में पसंद आता है, आपको लगता है कि बात आगे बढ़ सकती है, आप वो रिस्पेक्टफुली वो एक लिस्ट उनको दे दो, फ़ाइल मत दो उनको अभी, लिस्ट दे दो कि भई ये एक लिस्ट है, जो हमने प्रिपेयर की हुई है, हम चाहते हैं एक लिस्ट आप भी प्रिपेयर कर लो इस तरीके की। तो वो लिस्ट प्रिपेयर अगर करते हैं, तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ। लड़के को लड़की की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिना पूछे और लड़की को लड़के की इन्फॉर्मेशन करेक्ट, मिल जाएगी। तो करेक्ट। इससे क्या है कि आपकी आधी समस्याएँ दूर हो जाएँ। क्योंकि लड़के मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि शादी करते वक़्त अपने पैकेज के बारे में ज़रूर झूठ बोलते हैं। लड़के। लड़के, अच्छा। ख़ास करके जिनका पैकेज थोड़ा कम होता है, जैसे किसी की सैलरी फु 50,000 रुपीज़ है, तो वो लिख देगा 80,000 रुपीज़ है। हाँ। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो मतलब की जाती हैं उसमें। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। अगर अगर आप रिश्ता करने निकले हो तो आपको सच बोलना चाहिए और सच ही आपका आगे साथ देगा, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी फिर। ये तो है, तो मतलब लोगों का कहना है कि आटे में नमक इतना झूठ डाल दो, बट यही झूठ ना आपको आगे जाके परेशान भी आगे परेशान कर जिस लिस्ट की आप बात कर रहे थे, एक बार जस्ट गो थ्रू कर दो कि क्या-क्या लिस्ट में होने चाहिए? लिस्ट में जनरली जैसे नाम से अगर शुरुआत करूँ मैं, क्योंकि नाम क्या है आपका बहुत यूनिक होता है आपका नाम। अगर किसी ने आपके नाम के स्पेलिंग गलत लिख लिया, आपने देख लिया तो आपको बुरा लगता है, ठीक है? तो आपके नाम के साथ सेंटिमेंट आपके जुड़े हुए होते हैं। तो नाम से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट आज की डेट में बहुत कॉमन है। लोग दूसरों का नाम यूज़ कर लेते हैं कई बारी। तो नाम से शुरुआत करनी होती है कि आपका नाम जो भी है, उसके पेपर आपके पास होने चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, इस तरीके की चीज़ें हो गई, पासपोर्ट हो गया। तो ये जो आइडेंटिटी प्रूफ है आपके, वो आपके लगे होने चाहिए उसके अंदर, उसकी फ़ोटोकॉपी लगी होनी चाहिए। उसको क्रॉस करोगे आप, क्रॉस में आप लिखोगे दिस डॉक्यूमेंट फॉर मैट्रिमोनियल पर्पज़ ओनली। ओके। ठीक है? उसको क्रॉस करके लिखोगे, मतलब पूरे को क्रॉस करोगे, काँटा मारोगे उसपे और उसपे ये लिखोगे। ठीक है। आप लाल पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हो सामने वाले को। राइट। और सामने वाले से भी ऐसे ही ले लो। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट किसी से आदान-प्रदान करते हो, तो मुझे लगता है उसपे भी उसका जो रियल पर्पज़ है, जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट लिया गया है, उसपे लिखना चाहिए, ताकि उस डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ ना हो। करेक्ट। जनरली लोग अभी क्या करते हैं, अ मैक्सिमम पर्सन क्या करते हैं, जब कोई लोन लेना होता है, कोई गाड़ी लेनी होती है, कुछ भी लेना होता है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, अपने पेपर देते हैं, साइन करके दे देते हैं, हुँ। ठीक है? लेकिन अब वो उसका कोई सिम खरीद सकता है पेपर का, कुछ भी हो सकता है उसका। ठीक है? उससे कोई किराए पे जगह ले सकता है उस पेपर से दिखा के, तो या बहुत कुछ भी फ्रॉड कर सकता है आपके साथ, ठीक है ना? कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है। तो पेपर के ऊपर उसको काट करके उसपे जो जिस पर्पज़ के लिए दे रहे हो, वो लिखना चाहिए और साथ में उसमें डेट भी लिख दो, उस डेट जिस डेट को वो पेपर दिया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आप डॉक्यूमेंट को अपने सिक्योर कर लेते हो। आई गेस ये चीज़ ना आप तब भी करो जब आप कोई डॉक्यूमेंट सिम खरीदने के लिए दे रहे हो या किसी शॉप पे दे रहे हो या बैंक में दे रहे हो। तो
जब भी कहीं भी दे रहे हो लिख दो दिस इज फॉर बैंक पर्पज ओनली, इसी पर्पज परचेज द सिम, ताकि उस चीज का यूज कहीं और ना कर सके। बिल्कुल और सिंपल उसको मतलब बिल्कुल क्लीन कर दो, सर ने बोला है, ताकि कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल सो मूविंग टू दी रिलेशनशिप अगेन, बहुत सारे सर अफेयर चलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं। जी मेरे को सर ये जानना है कि एक पार्टनर क्या कर सकता है ताकि उसको पता चल जाए कि मेरे पार्टनर को मुझे शक है, वो बंदा फोन भी छुपाता है या वो बंदी फोन भी छुपाती है सामने वाली, वो एक्ट मुझे लग भी रहा है कि वो आजकल बिहेव कर रही है, क्योंकि जैसे हम जवानी में करते थे ना कि बैठे बैठे हंसने लग जाते थे, हम्म तो माँ बाप कहते थे कि बेटा हंस क्यों रहा है तू। हम्म। तो वो चीज आप थोड़ा बताओ सर कि क्या एक पार्टनर को देखना चाहिए ताकि सामने वाले को अगर कोई शक है तो वो क्लियर हो जाए। तो जनरली क्या होता है कि जब अगर हम शादी की बात करें, शादी के बाद की बात कर रहे हैं, बाद हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें, या ये कह लो कि सब चीजें पता होती हैं। राइट। ठीक है, कब पर्सन ने सोना है, कब इसको नींद आती है, कब ये हंसता है, कब ये बोलता है, कब ये मतलब नाराज होता है, कब खाना खाता है, क्या खाना खाता है, मतलब हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आदत उसको पता होती है। तो शादी के कुछ समय बाद जब ये चीज़ें चेंज होने लगती हैं, तो हस्बैंड को या वाइफ को, अपने पार्टनर को पता चल जाता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ न कुछ डिटैचमेंट है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके 2 रीज़न होते हैं, एक कि पार्टनर उसका साथ नहीं दे रहा, या उसका शादी में इंटरेस्ट नहीं रहा अभी, तो इसलिए वो डिटैच हो रहा है, या फिर उसका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इस वजह से वो डिटैच हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप ये नोटिस करते हो चीज़ें, तो नोटिस करने के बाद आपको थोड़ी-सी तहकीकात आपको कर सकते हो कि ये क्यों हो रहा है। आपको सबसे पहले तो अलर्ट होना पड़ेगा कि आप अलर्ट हो गए कि अच्छा ये हो रहा है। आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करो, जो चीज़ें वो पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। ठीक है? जब आप फ़ोकस करोगे, प आपको पहले लगता है कि पहले तो ऐसे ही मोबाइल छोड़ देते थे, अभी मोबाइल बाथरूम भी जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं। तो इट मीन्स कि मोबाइल में ऐसा कुछ है जिसको वो छुपाना चाहते हैं आपसे। क्योंकि ठीक है। पहले रखा रहता था मोबाइल, ओपन भी था, कोई कोडिंग उसमें पैटर्न वगैरह भी नहीं लगा हुआ था, कोड भी नहीं लगा था। लेकिन अब कोड भी लग गया, पैटर्न भी लग गया और वो साथ में भी ले जाने लग गए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ़िशी है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने पार्टनर से पहले आप उसको एग्जामिन करो कि ये सिचुएशन आई क्यों है। क्या आपके अंदर ऐसी कोई कमी है, या आपने कोई कमी छोड़ी हुई है ऐसी, या कहीं ना कहीं अ, आपको लगता है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या उन आपकी रिलेशनशिप उनके साथ अच्छी नहीं है। पहले आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसी क्यों हुई कि किसी तीसरे को एंटर करने की ज़रूरत पड़ी, या कोई तीसरा एंटर कर पाया उसमें। तो जब उसके ऊपर आप सोचने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है 4 गलतियाँ आपको अपनी मिल जाएँ। तो जब आपको अपनी गलतियाँ मिलती है तो आप उनको सुधार लो, पार्टनर के साथ बैठ के बात करो, हो सकता है वो वापस आपकी लाइफ़ में आ जाए। अगर बात करने से बात नहीं बनती तो फिर आप कोई एक्शन ले सकते हो। सर वो तो देखो सामने वाला कर रहा है तो दूसरा पार्टनर तो कर सकता है, बट उसने सब्र बांधा हुआ है। मेरे को सर ये जानना है कि मैं क्या करूं ताकि मेरा शक है वो कंफर्म हो जाए कि अभी बंदा या बंदी गलत कर रही है। हाँ, तो मैंने जैसे अभी बोला। एक तो हमें चेक करना है कि बाथरूम में ले जा रहा है फोन। हाँ, नहीं, बाथरूम में वो तो चेक क्या करना, वो तो पता ही है करेक्ट। कर रहा है ऐसा। करेक्ट। आपको उस पे थोड़ा-सा नज़र रखनी है। आपको सोचना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? कि क्या वाक़ई कोई ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को अलग करती है? दूसरा सबसे ज़रूरी है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हो। बात मैं मेरे को लगता है कि डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है हस्बैंड-वाइफ में कि धीरे-धीरे बातें खत्म होने लगती हैं। बातें होती नहीं हैं उनमें। उनके बीच में गैप बढ़ जाता है, दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो दूरियाँ जो बढ़ती हैं वो कभी पति को चुभती हैं, कभी पत्नी को चुभती हैं। तो वो दूरियाँ नहीं बढ़नी चाहिए। वो एक स्पार्क है जो वो रिलेशनशिप में बना रहना चाहिए। तो उसके लिए दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर वाइफ़ को लगता है कि मेरा हस्बैंड जो है थोड़ा डिटैच हो रहा है या इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो उसको सोचना पड़ेगा ये क्यों कर रहा है ऐसे? अगर क्यों का उसको जवाब मिल गया, तो फिर वो उसके ऊपर काम कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत ये होती है कि हम ईगो में आ जाते हैं। हमें लगता है कि वो कर ही क्यों रहा है ऐसा? मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धोखा देने की? कई बार हम अपने गिरेबान में नहीं झाँकते कि हमारी कुछ कमियाँ हैं, जिसकी वजह से सामने वाला डिटैच हो रहा है और किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है?
और हम अपनी कमियों को इग्नोर करते हैं, हम सामने वाले को दोष देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, हमें पहले अपनी कमियाँ देखनी चाहिए। अपनी कमियाँ देखने के बाद जब हमें एहसास होगा कि ये कमियाँ हैं, हो सकता है वो कमियाँ इतनी बड़ी हों, जिसकी वजह से सामने वाला रियल में बाहर जा सकता है या ऐसी कोई चीज़ कर सकता है। ये दोनों के लिए पति-पत्नी मतलब दोनों के ऊपर लागू होता है ये। कुछ सर ऐसे डिवाइसेस भी या फिर कोई ऐप्स भी रिकमेंड करना चाहोगे कि सामने ताकि डाल दे, या फिर कोई गूगल स्टोर पे डाउनलोड करके ताकि सेव करके रख दे उसके फ़ोन में, हाइड कर सके? कुछ ऐसा रिकमेंड करना चाहोगे? तो वो तो देखिए, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन लॉक किया हुआ है, हाँ, तो वो नहीं डाल सकते और बहुत सारे फ़ोन्स में कोई स्पाई सॉफ्टवेयर डलता भी नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हो गया। मैं तो इन्वेस्टिगेशन से पहले की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है आपको। लेकिन क्या होता है कि जब भी पत्नी को या पति को ऐसी चीज़ें पता चलती हैं, वो फट पड़ता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो मतलब मार-पीट करने लग जाते हैं एक-दूसरे के साथ, गाली-गलौज करने लग जाते हैं, अपने रिश्ते को और गंदा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा गलत हो जाता है। आपको अपने रिश्ते को गंदा नहीं करना। आपने अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, 2, 4, 5 साल, 10 साल या 6 महीने, 2 महीने आपने निकाले हैं उसके साथ, एक-दूसरे को टाइम दिया है, एक-दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे मोमेंट्स को याद करते हुए आपको एक-दूसरे से बात करनी चाहिए कि कमी कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है, हो सकता है आपका पार्टनर वापस आ जाए। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सारी जानकारी मिली है, और जो-जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह की सर ने इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई पार्टनर गलत कर रहा है, तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, आई गेस बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी अब से सर विदा लूँगा, और थैंक यू बोलूँगा जाने से पहले कि आप हमारे पास आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी मुझे। तो मैं आपके दर्शकों से बात करूँ थोड़ी? प्लीज़। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमें देख रहे हो, तो इसका मतलब आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है और आई बिलीव कि आपको बहुत मज़ा भी आया होगा, बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। तो आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर पाए क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी। अगले किसी पॉडकास्ट में हम साइबर क्राइम के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि साइबर क्राइम हमारे साथ होता क्यों है? उसके 3 कारण हैं, पहला लापरवाही, दूसरा लालच और तीसरा डर। तो जब हम लापरवाह होते हैं तो हमारे साथ साइबर क्राइम हो सकता है। दूसरा, अगर हम लालच करते हैं किसी चीज़ का तो भी साइबर क्राइम हो सकता है। अगर हम डरते हैं तो भी हमारे साथ साइबर क्राइम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इनसे आपको बचना चाहिए और बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे, अगर आपके पास टाइम हो आप देखिएगा। उसमें मैंने विस्तार से साइबर क्राइम के बारे में बताया हुआ है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैंने जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर हमने आज काफ़ी बात की है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको लगता है कि हमें दूसरा पॉडकास्ट करना चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने सवाल भी लिख के भेजिएगा ताकि हम आपके सवालों को एड्रेस कर सकें और उसको सही तरीके से हम आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सर इनको ये बोल दो कि आप तभी रिप्लाई करोगे जब ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत और सारे। दूसरा देखिए, आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको नई-नई वीडियोज़ भी मिलती रहें। हम तो जुड़े ही हुए हैं और भी बहुत तरीके के वीडियोज़ इनके चैनल पे आते हैं और आपको सब्सक्राइब करें उसको और एक घंटी का बटन होता है वहाँ पे, वो भी दबाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा नहीं और आपको नया वीडियो मिलेगा नहीं। और अगर आप मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हो, बहुत नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट तो ज़रूर करो आप, सो दैट हमें पता चले कि आप कितना प्यार दे रहे हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, जी, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच सर।